A building that cost 5 lakh rupees has no estimated residual value. एक बिल्डिंग है जिसकी कॉस्ट 5 लाख रुपीस है, उसकी कोई एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 50 इयर्स है. फाइंड द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ 30 इयर्स. ठीक है, मतलब ऐसे समझिएगा एक एसेट है जिसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो 30 साल के बाद उसका डेप्रिसिएशन क्या होगा अगर उसकी पूरी लाइफ 50 इयर्स है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है 10,000 रुपीज, दूसरा ऑप्शन है 3 लाख रुपीज, तीसरा ऑप्शन है 4 लाख रुपीज और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 लाख रुपीज. ठीक है, एक आपके पास बिल्डिंग है जो 5 लाख रुपए की है, जिसकी मतलब एक हिसाब से स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है. उस बिल्डिंग की लाइफ 50 इयर्स है, तो 30 साल के बाद कितना डेप्रिसिएशन देंगे? तो 5 लाख का आप 60% दे देंगे. ठीक है, 60% क्यों दे देंगे? 5 लाख का 30 इयर्स में आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3 लाख रुपीज. Which of the following method of inventory valuation proceeds on the assumption that a minimum quantity of stock must be held at all time to carry off business? इनमें से कौन सा मेथड, जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड है, वो ये कहता है कि बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, बिजनेस को आगे लेकर के जाने के लिए एक मिनिमम क्वांटिटी हमें लेकर के चलनी है स्टॉक्स की. ठीक है, ये अज्यूम करके चला जाता है कि हाँ हमारे पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी जरूर रहनी चाहिए एनी टाइम हमारे बिजनेस में. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन. तीसरा ऑप्शन है लेटेस्ट परचेज प्राइस और चौथा ऑप्शन है बेस स्टॉक. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बेस स्टॉक. बेस स्टॉक वो अजम्पशन है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जहां पे हमें बिजनेस को आगे लेकर के जाने के लिए कुछ मिनिमम क्वांटिटी स्टॉक अपने पास मेंटेन करके रखना होता है, और ये बहुत जरूरी है. इवन फॉर अ हाउस होल्ड आपको कुछ ना कुछ मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है. जैसे अभी लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के बाद की भी बात मैं अगर आपसे करूं तो लॉकडाउन के टाइम भी बहुत सारे लोग जो कुछ मिनिमम बेस स्टॉक अपने घर में लेकर के चीजों का नहीं चलते, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है. और जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही और प्रॉब्लम्स आ भी सकती है, क्योंकि सडनली डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो पाएगी, स्केर्सिटी वाली सिचुएशन आ जाएगी. तो हमें बेस स्टॉक मेंटेन करके बिजनेस में भी रखना जरूरी है और अपने घर में भी हर एक चीज का एक मिनिमम स्टॉक रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, बिजनेस के लिहाज से कहा जाता है कि आपके घर का जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसका 6 महीने का जो खर्चा है उसे आप अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करें. तो ये भी एक सिस्टम ऑफ बिजनेस का सीखिए. ये हमें सीखने को मिलता है बुक्स में से कि अगर आपके घर का महीने का खर्चा 50,000 है तो 6 महीने का खर्चा होगा 3 लाख रुपीस. तो हर बिजनेस फैमिली को 3 लाख रुपीस फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स का अपना घर का एक्सपेंडिचर जो है उसे मेंटेन करके रखना है, ताकि उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, जैसे अभी बिजनेस में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, आने वाले टाइम में आ भी सकती है, बहुत सारे बिजनेस बंद भी हो सकते हैं, हो भी रहे हैं, तो उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ठीक है, एक छोटी सी जानकारी थी. आई जस्ट होप कि आपको पसंद आई होगी. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन. The rate of consumption of raw material is an important factor to determine their, जो रेट है कंजम्पशन का, रॉ मटेरियल के कंजम्पशन का जो रेट है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. क्या डिटरमाइन करने के लिए? पहला ऑप्शन मिनिमम लेवल, दूसरा ऑप्शन रीऑर्डर लेवल, तीसरा ऑप्शन क्या है? मैक्सिमम लेवल, और चौथा है ऑल ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. जो कंजम्पशन का रेट है रॉ मटेरियल्स का वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम मिनिमम लेवल पता लगा सकते हैं, रीऑर्डर लेवल पता लगा सकते हैं और मैक्सिमम लेवल भी पता लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा. स्टॉक वैल्यूएशन इज डन एट द लेटेस्ट प्राइस अंडर द, जो स्टॉक वैल्यूएशन है वो किया जाता है लेटेस्ट प्राइस पे अंडर विच मेथड. ठीक है, वी हैव 4 मेथड्स. पहले मार्केट प्राइस मेथड, दूसरा है सिंपल एवरेज मेथड, तीसरा है फीफो मेथड और चौथा है लीफो मेथड. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मार्केट प्राइस मेथड. ठीक है, जो स्टॉक वैल्यूएशन किया जाता है ना लेटेस्ट प्राइस में, वो मार्केट प्राइस मेथड पे किया जाता है, क्योंकि मार्केट प्राइस ही लेटेस्ट प्राइस होता है और वो चेंज होता रहता है. ठीक है, हर रोज चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है मार्केट में. तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा. Which of the following method of inventory valuation is recognized in accounting standard 2? तो इनमें से कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बताया गया है? We have 4 options.
लीफो मेथड, फीफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड और ऑल ऑफ द अबव? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है फीफो मेथड। मैंने पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको बताया भी ये चीज, बहुत बार घुमा फिरा करके यही सवाल पूछा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कौन सा मेथड बोला जाता है? तो इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ए और बी विच एवर इज लेस, मतलब इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, और इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ए और बी विच एवर इज हायर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इन्वेंट्री प्राइस, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, What is depreciation? देखिए यहां से हमारा डेप्रीसिएशन शुरू हो गया। ये पूरा का पूरा, अब ये जो वीडियो जा रहा है आने वाले क्वेश्चन से पूरे डेप्रीसिएशन पे आपको मिलेंगे। उसके बाद वाला भी क्वेश्चन जो वीडियो लेक्चर होगा ना पूरा डेप्रीसिएशन पे होगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन पे मेरे पास जो क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली 132 के आसपास क्वेश्चन है। मैं और सर्च करूंगा, अगर और कुछ मिल जाए तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा। तो आने वाले कम से कम 4 वीडियोज आपको डेप्रीसिएशन पे मिलने वाले हैं। ठीक है, और डेप्रीसिएशन आपको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमसीक्यूज भी अगर आप पढ़ रहे हैं ना डेप्रीसिएशन की, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेप्रीसिएशन? ठीक है, डेप्रीसिएशन किसे कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। डेप्रीसिएशन का क्या मतलब? एनहांसमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट होता है, ऑप्शन 1। दूसरा कह रहे हैं डैमेज ऑफ एसेट ओवर टाइम पीरियड। तीसरा कह रहे हैं डिम्यूनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर, बिल्कुल सही मालूम है आपको। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है ऑप्शन सी, डिम्यूनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर। डेप्रीसिएशन का मतलब ये होता है कोई भी असेट जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी हम उसे यूज करते हैं तो उसमें कुछ वियर एंड टियर होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ खपत होती है, उसका कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो वो डेप्रीसिएशन है, जिससे उसकी वर्किंग एफिशिएंसी धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बाइक खरीदी थी मैंने अपनी बाइक खरीदी थी 2012 में। बड़ी स्पीड में चलती थी वो, थोड़ा सा रेस देने पे बड़ी तेज भागती थी। लेकिन इन द ईयर 2020 सेम बाइक मैं बहुत रेस भी देता हूँ, गाड़ी जाती ही नहीं आगे। इसका मतलब उसके इंजन में क्या हो गया है? डेप्रीसिएशन हो गया है। बहुत सारा वियर एंड टियर पिछले 8 साल में हो चुका है, जिस वजह से गाड़ी उस स्पीड में नहीं भाग रही जिस जब मैंने नई खरीदी थी, जिस हिसाब से वो भागती थी। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे ना कि जब नई मशीनरी होती है बहुत अच्छा एफिशिएंटली काम करती है, धीरे धीरे वियर एंड टियर डेप्रीसिएशन की वजह से वो क्या हो जाता है कि उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन। डेप्रीसिएशन हम किस पे चार्ज करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, बोथ फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, और गुडविल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फिक्स्ड एसेट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम हमेशा फिक्स्ड एसेट्स में चार्ज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एसेट जनरली अज्यूम्ड नॉट टू बी डेप्रिशिएटेड। हमें इन चारों में से एक एसेट बताना है जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता। प्लांट, बिल्डिंग, लैंड एंड फर्नीचर। आपको मालूम है लैंड एक ऐसा फिक्स्ड एसेट है जिसमें डेप्रीसिएशन नहीं लगता। लैंड का जो वैल्यू है हमेशा एप्रिशिएट करता है, बढ़ता रहता है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो लैंड इज एन एसेट जहां पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता। बिल्डिंग में डेप्रीसिएशन लगेगा, बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी उसमें डेप्रीसिएशन लगेगा। प्लांट, मशीनरीज, बिल्कुल उसमें डेप्रीसिएशन लगेगा। फर्नीचर में भी डेप्रीसिएशन लगेगा। लेकिन लैंड एक ऐसा फिक्स्ड एसेट है जिसमें डेप्रीसिएशन नहीं लगता, उसमें एप्रिसिएशन लगता है, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट करती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग मीन्स। डेप्रिसिएशन जो वर्ड है अकाउंटिंग में उसका मतलब क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है फिजिकल डिटेरियोरेशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। दूसरा है फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट। तीसरा है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और चौथा है मेकिंग अ प्रोविजन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए अकाउंटिंग में क्या होता है ना कि जो डेप्रिसिएशन है उसे हम क्या करते हैं कि आपने कोई नई मशीनरी खरीदी, उसमें हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? हम सबसे पहले उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, जितने आप खरीद करके लाए हैं, उसमें हम उसका
स्क्रैप वैल्यू डिडक्ट कर देंगे। हमें मालूम है कि इसकी लाइफ 10 साल है, 10 साल के बाद ये इतने रुपए में बिक जाएगा। 10 लाख रुपए की आपने कार खरीदी, 10 साल के बाद वो कार 1 लाख रुपए में बिक जाएगी, ठीक है, हम अज्यूम कर ले रहे हैं। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 लाख रुपीज। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा परचेजिंग प्राइस है ना, जितने में हमने उसको खरीदा है 10 लाख रुपीज में, उसमें हम उसका स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, माइनस 1 लाख रुपीज, बचा कितना, 9 लाख। 9 लाख को हम 10 ईयर से डिवाइड करेंगे तो 90,000 इज द डेप्रिसिएशन प्राइस। तो ये 90,000 इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको ये जो मैंने बिना लिखे समझाया होगा शायद समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एन्युटी मेथड द इंटरेस्ट इज, जो एन्युटी मेथड है उसमें इंटरेस्ट जो होता है ना वो क्या होता है, डेबिटेड एवरी ईयर। देखिए सबसे पहले एन्युटी समझते हैं। एन्युटी का मतलब ये होता है कि जो फिक्स्ड इंटरवल पे फिक्स्ड अमाउंट का पेमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड एन्युटी। जो अमाउंट है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए और जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको सैलरी, फिक्स्ड सैलरी हर महीने मिलती है तो वो भी एक तरीके से एन्युटी है, ठीक है। तो एन्युटी मेथड वो होता है जहां पे फिक्स टाइम पीरियड पे फिक्स्ड अमाउंट की बात की जाती है। तो एन्युटी का मतलब आप समझ गए, तो हो सकता है कि ऑप्शन पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि एन्युटी मेथड में इंटरेस्ट जो है डेबिटेड एवरी ईयर, ऑप्शन 1, क्रेडिटेड टू द असेट, तीसरा ऑप्शन है आइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द असेट, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें कहा जाता है एन्युटी मेथड में जो इंटरेस्ट है ना वो हर साल क्या होता है, डेबिट किया जाता है। एन्युटी मेथड में जो इंटरेस्ट है वो हर साल क्या होगा, डेबिट होगा। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एन्युटीज के ऊपर और भी आगे जब सवाल आएंगे ना तो आप आंसर कर पाएंगे। तो एन्युटी मेथड में हर साल जो इंटरेस्ट होता है वो डेबिट होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज, एन्युटी मेथड के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग एवरी ईयर, डिक्रीजिंग एवरी ईयर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी फिक्स्ड फॉर ऑल ईयर्स, और ऑप्शन डी फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फिक्स्ड फॉर ऑल ईयर्स। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था, हर साल का फिक्स हो जाता है, तो यहाँ पे एन्युटी में मेथड में जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का, जैसे 90,000 हमने कार में बात किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो फिक्स्ड हो गया था, हर साल 90,000 रुपीज डेप्रिसिएशन वी विल चार्ज फ्रॉम आवर कार, ठीक है, फिक्स्ड फॉर ऑल ईयर्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज जनरली यूज्ड इन द केस ऑफ, जो रिवैल्यूएशन मेथड होता है ना डेप्रिसिएशन का, वो जनरली किस केस में इस्तेमाल किया जाता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, लैंड एंड बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। स्टॉक्स में इस्तेमाल किया जाता है रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। लूज टूल्स में इस्तेमाल किया जाता है रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, या प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लूज टूल्स में इस्तेमाल किया जाता है रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म डिप्लीशन इज यूज्ड इन रिलेशन टू, देखिए जो वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, जो माइंस होते हैं, वेस्टिंग एसेट्स का मतलब माइंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए माइनिंग किया जाता है, जैसे कोल माइंस है, आप समझिएगा कोल माइंस है, कोल माइंस में जितना हमने कोल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, कोल को हमने वहां से निकाल दिया, तो जो लैंड हो गया वो बचा कुचा लैंड जहां से हमने कोल ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया वो हमारे लिए वेस्ट हो गया एक हिसाब से, और वो डिप्लीशन कैटेगरी में जाता है, डिप्लीशन डेप्रिसिएशन में जाता है, ठीक है। तो यहां पे कह रहे हैं द टर्म डिप्लीशन इज यूज्ड इन रिलेशन टू, क्योंकि मैं आपको आंसर बता चुका हूं, तो जो डिप्लीशन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो वेस्टिंग एसेट की कैटेगरी में जाता है। वहां एक बार आपने कोल एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब वो जमीन किसी मतलब की नहीं, नीचे आपने बहुत खोद दिया, ऊपर आप बिल्डिंग भी नहीं बना सकते, क्योंकि आपने क्या किया, माइनिंग की है, उसे खोदा है अंदर से, तो उसके ऊपर आप कुछ भी बना नहीं सकते हैं, तो वो वेस्टिंग एसेट हो गया, वो लैंड अब किसी यूज की नहीं है हिसाब से, ठीक है। वहां पे फार्मिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि माइनिंग हो चुकी है, ठीक है, तो ऊपर से बिल्डिंग भी नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते उस लैंड में हम, तो ये वेस्टिंग एसेट वाली कैटेगरी है, डिप्लीशन वेस्टिंग एसेट्स। तो एसेट वेस्ट हो जाते हैं जब आपने वहां पे माइनिंग कर ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑब्सोलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट वुड इंडिकेट अ डिक्लाइन इन इट्स ओइंग टू, जो ऑब्सोलेंस है, ऑब्सोलेंस का मतलब ऑब्सोलीट समझते हैं आप, ऑब्सोलीट का मतलब ये होता है आउटडेटेड, पुरानी टेक्नोलॉजी। अभी हम 4G के जमाने में जी रहे हैं जहां पे 5G आने वाला है ना, 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट। तो अगर मैं आज के डेट में आपसे 2G की बात करूं तो 2G इज ऑब्सोलीट,
तो मेरे पास भी 2G कनेक्शन हुआ करता था एक ज़माने में, हम यूज़ करते थे नेट। हम क्या करते थे अपने कंप्यूटर में, पीसी इस पर्सनल कंप्यूटर में हम क्लिक करके बैठे रहते थे और धीरे 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 खुलता था। और आपको मालूम है 4G कितना स्पीड हो गया। तो ऑब्सोलेंस का मतलब ये होता है ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट चीजें। तो ऑब्सोलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट वुड इंडिकेट अ डिक्लाइन इन इट्स ओइंग टू, ठीक, वी हैव 4 ऑप्शन, wear and tear, second option fall in the market price, third option invention and innovation, एंड चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन्वेंशन एंड इनोवेशन। देखिए जब कोई नई चीज आती है तो एग्जिस्टिंग चीज ऑब्सोलीट हो जाती है। आई रिपीट, जब भी मार्केट में कोई नई चीज नई टेक्नोलॉजी आती है तो जो एग्जिस्टिंग है, जो अभी मार्केट में है, वो क्या हो जाती है, वो ऑब्सोलीट हो जाती है, एक हिसाब से आउटडेटेड हो जाती है। अगर कल की डेट में 5G हमारे देश में लॉन्च हो जाए, 5G मोबाइल्स आ जाए, 5G कनेक्शन आ जाए, तो 4G क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो ये 5G आया कहां से, ये नए इन्वेंशंस और इनोवेशन से आया। इन्वेंशन का मतलब कोई नई चीज बनाना होता है, और इनोवेशन का मतलब होता है कोई क्रिएटिव आइडिया। इनोवेशन आइडिया से जनरेट हुआ है, आइडिया का मतलब होता है थॉट प्रोसेस, और क्रिएटिव आइडिया को इनोवेशन कहते हैं। इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, दिमाग में की जाने वाली चीज है जो दिखाई नहीं देती। तो आप इनोवेट करके इन्वेंट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, फिर आप उसका इन्वेंशन करेंगे, ठीक है। तो जब आपके दिमाग में किसी चीज का नया आइडिया आया, फिर आपने उसका इन्वेंट किया, वो मार्केट में आ गया, तो एग्जिस्टिंग चीज क्या होगी, ऑब्सोलीट हो गई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द डेप्रिसिएशन फंड मेथड इज यूज्ड, जब डेप्रिसिएशन फंड मेथड इस्तेमाल किया जाता है, एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रांसफर टू, अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट के को सेल करने के बाद प्रॉफिट या लॉस होता है, उसे हम कहां ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। क्या हम उसे असेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्या हम उसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्या हम उसे डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, या क्या हम उसे नन ऑफ द अबव में ट्रांसफर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब डेप्रिसिएशन फंड मेथड को इस्तेमाल करते हैं और किसी इन्वेस्टमेंट को बेचा जाता है, उसमें कुछ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उसे हम डेप्रिसिएशन फंड में लिखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन कह रहा है, अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द्वारा जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है, वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए बेसिकली डेप्रिसिएशन में दो मेथड यूज होता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है जहां पे फिक्स्ड अमाउंट हर साल डिडक्ट करते हैं, और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है जिसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि फिक्स नहीं होता, जितनी वैल्यू बची है उसका उतना परसेंट लिया जाता है, माइनस किया जाता है, फिर जो बचा बैलेंस का हम परसेंटेज लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिया जाता है वो किस बेसिस पे लिया जाता है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द असेट, ठीक है, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द असेट, बिल्कुल सही। डेप्रिसिएशन देकर के हम वो जो फंड इकट्ठा करते हैं वो इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि जैसी इस असेट की लाइफ खत्म हो हम नया असेट खरीद लें। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं टू शो असेट एट इट्स रीजनेबल वैल्यू, ये भी बिल्कुल सही है। हम असेट को उसके रीजनेबल वैल्यू पे शो करते हैं कि उसकी रीजनेबल वैल्यू क्या है, उसकी अभी की कॉस्ट क्या है, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं टू शो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, हम सही प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए उसको सही हिसाब से डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। और लास्ट कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। तो लास्ट सही आंसर है, ऑल ऑफ देम आर द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हम सब कुछ करने के लिए, मतलब ये जो ऊपर की 3 चीजें दी गई ना, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेप्रिसिएशन चार्जेस आर अ। डेप्रिसिएशन चार्जेस आर अ, 4 ऑप्शन, कैश एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये कैश एक्सपेंस नहीं होता। कहां कैश, डेप्रिसिएशन में हम कौन सा कैश लेकर के आते हैं या कैश
कैश इन्वॉल्व होता है। ये फाइनेंशियल एक्सपेंस भी नहीं होता, मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंस कहीं ना कहीं कैश एक्सपेंस से रिलेटेड है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी नहीं, ये बेसिकली नॉन कैश एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन सी इज द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।